नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू पीसीएस पे और पीसीएस सारथी पे। आज का हमारा टॉपिक है कोपेन्स क्लासिफिकेशन और इसकी उपयोगिता क्या है। दोस्तों, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो आप समझते होंगे कि ये जो क्लाइमेट्स है ये हर जगह अलग अलग होता है। लेकिन एक जाहिर सी बात है, जहाँ का भी क्लाइमेट्स आप देखेंगे उस क्लाइमेट में दो चीजें बहुत प्रमुख मानी जाती है। एक तो टेम्परेचर और दूसरा रेनफॉल। शायद कोपेन्स जो महोदय थे, उन्होंने भी इन दो फैक्टर्स को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। अगर आपको भी मैं कहूं कि विश्व की पूरी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस को कीजिए तो शायद आप दो मेजर फैक्टर्स को उठाने की कोशिश करेंगे और वो टेम्परेचर और रेनफॉल होगा। लेकिन टेम्परेचर और रेनफॉल के आधार पे आप देखेंगे कि पूरे विश्व में कुछ पर्टिकुलर वेजिटेशंस का टाइप डेवलप्ड हो गया है। कोपेंस महोदय के दिमाग में भी यही चल रहा था। 1818 में 1918 में इन्होंने एक क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया था, जो क्लाइमेट्स का बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन आया और विश्व भर में इनका नाम होने लगा था। लेकिन इस दौरान उन्होंने इसको कई बार इंप्लीमेंट भी किया। उनको लगा कि ये फैक्टर्स ठीक नहीं होगा, तो इस फैक्टर्स को भी इसमें डालना बहुत जरूरी होगा। जब वो क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो उनके दिमाग में हमेशा एक ऐसा चीज रोल कर रहा था जिससे यह साबित हो रहा था कि टेम्परेचर और रेनफॉल का संबंध कहीं ना कहीं वनस्पति से है, वेजिटेशन से है। याद होगा दोस्तों, 1874 में कंडोल कैंडोल नामक व्यक्ति ने पूरे विश्व को वेजिटेशन जोन में डिवाइड किया था और ये 5 जोन थे। अब ये 5 जोन थे जिसमें आए दिन आप एग्जाम में सोचते होंगे, देखते होंगे, मेगा थर्मल जोन, जीरोफाइटिक जोन होता है, या फिर मेसोथर्मल जोन, माइक्रोथर्मल जोन, हिस्टियोथर्मल जोन। कोपेन्स ने भी कुछ इसी तरह का नामकरण किया और इन 5 वनस्पति के मंडल को, जैसे कंडोल ने ABCDE नाम दिया था, वैसे ही इन्होंने भी अल्फाबेटिकल इसको प्रस्तुत करने की कोशिश की। वास्तव में और भी इसका क्या इफेक्ट था, उससे पहले थोड़ा सा आप जान लीजिए। अगर कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आता है तो हमारे स्टडी आईक्यू पे इन सारे के बारे में विस्तृत विवरण आपके लाइव क्लास में भी प्रस्तुत किया जाएगा। लाइव क्लास में जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं जो कहीं भी डिस्कस नहीं किया जाता है, वो हमारे लाइव बैच पीसीएस फाउंडेशन बैच में स्टैंडर्ड लेवल में प्रस्तुत किया जाता है। यूँ तो ये बेसिक बैच है, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि ये जो बैच किसी भी स्टेट्स का बैच है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो शाम के 6 बजे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा कोड CK लाइव का प्रयोग कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जल्दी ही इसमें एडमिशन समाप्त होने वाला है, जो 21 तारीख को शुरू हुआ है, यानी 21 नवंबर को। तो हम जारी रखते हैं अपनी चर्चा को और आपको बताते हैं कि ये एक्चुअल में क्या था। तो कोपेन्स का क्लासिफिकेशन 5 अल्फाबेट्स के आधार पर प्रस्तुत किया गया था, जो कैंडोल ने 1874 में प्रस्तुत किया था, वनस्पति मंडल 5, जिसको मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो इस आधार पे अल्फाबेट ABCDE का प्रयोग करते हैं और वो कहते हैं जो ए होता है वो ट्रॉपिकल रीजन होता है। ट्रॉपिकल रीजन्स को हम मेगा थर्मल जोन भी कह सकते हैं। अर्थ पे अगर उसको देखेंगे तो कितने परसेंट में है, लगभग 22.2% में जो मेगा थर्मल जोन है। और मेगा थर्मल जोन्स का मतलब जरा समझिए। ए के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये जोन एक ऐसा जोन होता है जो इस एरिया को इंडिकेट कर रहा है, ये ट्रॉपिकल रीजन को इंडिकेट कर रहा है, एक ऐसा रीजन इंडिकेट कर रहा है जो इक्वाटोरियल रीजन है, जहां एवरेज मीन या मीन मंथली टेम्परेचर कभी भी 18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है। याद रखिएगा, कोपेन्स ने अपने क्लासिफिकेशन में औसत मासिक वर्षा और तापमान का जिक्र किया है। इसका मतलब था कि मंथ में टेम्परेचर कितना होना चाहिए या फिर रेनफॉल कितना होना चाहिए। तो ये ए से वैसा रीजन है जो 15 डिग्री नॉर्थ से 15 डिग्री साउथ के बीच जो ट्रॉपिकल रीजन है उसको इंडिकेट किया जाता है। शुरुआत में 5 जोन में उन्होंने बांटा था अल्फाबेट ए से लेकर ई तक, लेकिन उसको फिर उससे बाद में जाके 11 क्लासिफिकेशन में प्रस्तुत किया और ए के साथ छोटे अल्फाबेट लेटर्स का भी उन्होंने प्रयोग किया, जैसे AF के द्वारा या AW के द्वारा बाद में उसको। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर किसी के साथ यूज किया जा रहा है, इसका मतलब है कि वो ट्रॉपिकल रीजन के बारे में बताया जा रहा है। वर्ल्ड में ये जो शेडर्ड रंगीन क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये ए के बारे में
इंडिकेट कर रहा है, जो एक खास करके ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में है। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो बी क्षेत्र का क्या मतलब है, बी का मतलब होता है शुष्क क्षेत्र या ड्राई रीजन। और ड्राई रीजन का मतलब आप डेजर्ट से समझ सकते हैं। डेजर्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे जो टेम्परेचर है और रेनफॉल है, उसमें कुछ खास समानता होती है। और किसी भी महीने औसत अगर आप देखेंगे तो 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा नहीं होती है, जो एनुअल अगर आप टेम्परेचर की बात करें। पृथ्वी पे सबसे बड़ा एरिया इसी बी जोन का है, यानी बी अल्फाबेट का है, जिसको हम ड्राई रीजन कहते हैं। और वैसे आप जीरोफाइटिक रीजन भी इसको कह सकते हैं, जिसको मरुभूत क्षेत्र कहते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बी वाला क्षेत्र पृथ्वी पे सबसे बड़ा है, जिसको बी लेटर मिला है, ड्राई रीजन्स के द्वारा क्लासिफाइड किया गया है। जरा इस चीज को समझते हैं हम, कहां है बी रीजन। तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यानी पृथ्वी का जो डेजर्ट एरिया है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, जैसे आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में, या फिर साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में, या ये साउथ अफ्रीका वाला क्षेत्र जो वेस्टर्न पार्ट, यहाँ नामीबिया और बोत्सवाना का क्षेत्र, और ये पूरा सहारा वाला रीजन, मध्य एशिया का डेजर्ट रीजन, और ये सारे डेजर्ट रीजन को बी टाइप जोन में शामिल किया गया है। तो उसको फिर लेटर्स बाद में जाके क्लासिफाइड, अन्य भी क्लासिफिकेशंस बी के प्रस्तुत किए गए हैं। यानी बी अगर लेटर इंडिकेट किया जा रहा है तो इसका मतलब होता है कि वो बी जोन किस चीज के लिए है, तो ड्राई जोन के रूप में है। उसी तरह से मैं अगर कहूं कि सी का क्या मतलब होता है, तो सी का एक ऐसा मतलब होता है जो मेसोथर्मल जोन को बताता है, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं है, टेम्परेट क्लाइमेट्स है, लेकिन साथ साथ वहां पे नमी भी रहती है और बारिश भी होती रहती है। ये एक ऐसे जोन को इंडिकेट करता है जो ये आपको बताता है कि ये जो ऐसे जोन को इंडिकेट करता है जो ये बताता है कि अधिकतर ये कॉन्टिनेंट के कोस्टल एरिया में रहते हैं और वहां पे रेनफॉल भरपूर मात्रा में होती है। जैसे ये वाला क्षेत्र, पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र, यहाँ वाला रीजन, या साउथ अफ्रीका का ये रीजन आप देख रहे हैं, एशिया का ये वाला क्षेत्र, या ऑस्ट्रेलिया का जहाँ रेनफॉल होता है वो वाला क्षेत्र। यानी टेम्परेट एक ऐसा जोन जहाँ ना ही ज्यादा गर्मी है ना ही ज्यादा सर्दी है, लेकिन वो कॉन्टिनेंट्स के उस हिस्से में है जो मार्जिनल हिस्सा है ओशियन का, यानी कॉन्टिनेंट का। तो ये सी से यानी मेसोथर्मल जोन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो डी ऑप्शन है, जो डी लेटर है, उसके द्वारा हम किस चीज की बात करते हैं, तो डी का मतलब होता है कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है टेम्परेट क्लाइमेट्स तो है, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ पे सर्दी तो नहीं पड़ती, लेकिन हाँ टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहता है, लेकिन वो कॉन्टिनेंट्स के अंदर है, जिसको हम कॉन्टिनेंटी कहते हैं, या हिंदी में महाद्वीपीयता का प्रभाव कहते हैं। तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई लैटिट्यूडनल पोजीशंस पे होता है कॉन्टिनेंटल डी। तो डी ऑप्शन इसके लिए डी लेटर्स का प्रयोग किया गया है। अब यहां पे देखिए, ये सारे क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, कोपेंस महोदय ने इसको डी लेटर से इंडिकेट किया है। यहां पे आप देखेंगे ये सारे डी लेटर हैं, यानी उत्तर जो आर्कटिक रीजन है वहां पे, जहां पे ठंडी थोड़ी सी सीवर हो जाती है विंटर में, और समर में आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर है थोड़ा सा माइल्ड रहता है, लेकिन हमारे जैसा नहीं रहता है। यानी यहाँ पे कॉन्टिनेंटलिटी का प्रभाव है, क्योंकि जानते हैं आप समुद्र से जैसे जैसे आप इनर पार्ट्स में जाएंगे, यानी इनर पार्ट्स का मतलब होता है कि अगर आप कॉन्टिनेंट्स के अंदर चलते चले जाएं तो आपके क्लाइमेट्स में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, यानी आपके क्लाइमेट्स में थोड़ा सा बदलाव आएगा और सीवर हो जाएगा टेम्परेचर, यानी और भी ठंडा बढ़ जाएगा, यानी कोल्ड्स आप ज्यादा फील करेंगे। तो ये डी ऑप्शन है, और डी के ऊपर ई ऑप्शन है। ई का मतलब होता है वो पोलर रीजन है, जो पोलर रीजन को इंडिकेट करता है, यानी वो पोलर रीजन जो बहुत कितना परसेंट है, 5.1% है। तो अगर आप देखेंगे जो साइबेरिया का रीजन है, जो अंटार्कटिका का रीजन है, या आर्कटिक रीजन से ऊपर क्षेत्र है जहां बर्फ हमेशा जमी होती है, इसको हम हेकेस्टियोथर्मल रीजन कहते हैं, और डी को हम माइक्रोथर्मल रीजन कहते हैं। तो इसका मतलब है इन ए बी सी डी ई को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ा क्षेत्र है 32.2% का। उसके बाद सेकंड में आप देखेंगे तो ये है आपका जिसको हम माइक्रोथर्मल रीजन 24% है। उसके बाद मेसोथर्मल रीजन जो 16.5% है, और उसके बाद आप जो
ट्रॉपिकल रीजन है, और उसके बाद जो माइक्रो रीजन है, और सबसे कम है 5.1 यानी हैकेस्टोथर्मल रीजन। तो आप समझ गए हैं कि शायद कोपेंस का जो क्लासिफिकेशन था, ये कोपेंस का क्लासिफिकेशन अल्फाबेट के आधार पे किया गया था। इसकी सबसे बड़ी प्रासंगिकता ये है कि इसको आराम से समझ सकते हैं आप अल्फाबेट की सहायता से। और दूसरा है कि अगर मैं कहूं कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर बहुत इजीली किसी ने अगर क्लासिफिकेशंस को क्लासिफाइड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को क्लासिफाइड करने की कोशिश की, तो वो कोपेंस महोदय थे। उन्होंने एक इफेक्टिव रेनफॉल की भी चर्चा की है। इफेक्टिव रेनफॉल या प्रभावी वर्षा का चर्चा उन्होंने किया है। उसका मतलब था कि एक ऐसा रेनफॉल जो वनस्पति को सुलभ होता है, उसी के बारे में वो इफेक्टिव रेनफॉल की चर्चा करते हैं। और वनस्पति के साथ वर्षा का रिलेशंस भी बताते हैं, यानी क्लाइमेट्स में शायद वनस्पति को ज़्यादा इसमें प्रमुखता दी गई है। और इस आधार पे मैंने पहले ही कहा कि कैंडोल का जो क्लासिफिकेशन 1874 में आया था, उसी पे ये बेस्ड किया गया। तो अभी तक का माना गया सबसे प्रमुख सिद्धांत है, सबसे प्रमुख क्लासिफिकेशन है, जो इजीली आप एक्सेप्टेंस रखते हैं, इजीली समझ सकते हैं। और याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ दो मानक के आधार पे, यानी टेम्परेचर और रेनफॉल के आधार पे और वनस्पति से उनका संबंध के आधार पे पूरा क्लासिफाइड इनको किया गया है। तो कोपेंस का क्लासिफिकेशन हमेशा एक प्रासंगिक रहता है, क्योंकि किसी को भी इजीली याद भी हो जाता है और इजीली आप इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और समझ भी लेते हैं। हालांकि कोपेंस के क्लासिफिकेशंस में बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स को वेटेज नहीं दिया गया। जैसे अगर मैं कहूँ मेघाच्छादन की स्थिति क्या है, सनलाइट्स का टाइम क्या है, उसका ड्यूरेशंस क्या है, टिल्टेशन क्या है, स्लोप का मूवमेंट्स क्या है, या फिर कहीं एल्टीट्यूड्स, कहीं लोअर लैटिट्यूड्स है, कहीं हायर एल्टीट्यूड्स है, इन सब के बारे में थोड़ा सा भी जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और रेनफॉल और उसका संबंध वनस्पति से दिखाने की कोशिश की गई है। इनके बावजूद भी ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन के साथ पूरे विश्व में एक्सेप्ट किया गया थियरी है। तो याद रखिएगा, ये कोपेंस क्लासिफिकेशन हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खास करके आपसे पूछा जाता है मेगा थर्मल, या फिर आपसे पूछा जाता है जीरोफाइटिक्स, या फिर मेसोफाइटिक्स, या माइक्रोफाइटिक्स, या हैकेस्टियोथर्मल, तो ये इसी आधार पे कोपेंस ने इसको भी क्लासिफाइड करने की कोशिश की है। तो इसको आप आगे भी पढ़ते रहिए। धन्यवाद।